Hello students, welcome back to MME once again. Hope you guys are enjoying your study. और आप साथ में वीडियोस को भी एंजॉय कर रहे होंगे, आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे होंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कुछ इक्वेशंस जो हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती हैं, हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सीधी सीधी इक्वेशन ही दी जाएंगी पेपर में, आपको लैंग्वेज क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। और ये जो बोट वाला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको जरूर कराना चाहिए आपको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पेपर में मिल जाता है तो आप इसको देख करके कंफ्यूज ना हो कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसके लिए हम चलिए अब सीधा हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे इसको इरेज करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ लेस स्पेस। तो अभी आप देखिए, अभी समझा देता हूँ, आफ्टर दैट अगर मुझे नीड होगी तो मैं इसको इरेज कर लूंगा। देखिए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है। देखिए ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप एक बोर्ड को चला रहे होंगे। लेट दिस इज द फ्लोइंग वाटर, और जिसको हम बोल सकते हैं क्या, स्ट्रीम बोल सकते हैं, मीन्स, और इट इज द एनी रिवर, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, आप एक बोट इसमें चला रहे होंगे, तो लेट ड्रॉ अ बोट। लाइक इतना अच्छा तो मैं मतलब वो नहीं हूं, क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको, और आप एक बोट चला रहे हो, किसमें, पानी में चला रहे हो। अब आप देखो, आपको अगेंस्ट द रिवर भी चलानी पड़ सकती है बोट, और इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर भी चलानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो फ्लोइंग वाटर है या स्ट्रीम है, अभी ये इस डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मींस लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है। अब आपके पास दो कंडीशन होंगी, या तो आप बोट को उसके डायरेक्शन में चलाओगे या उसके अगेंस्ट में चलाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें दो वेरिएबल सेलेक्ट करने होंगे। आपकी स्ट्रीम में उसके पास तो स्पीड होगी, वो तो फ्लो हो ही रहा है, वाटर तो फ्लो ही हो रहा है, तो आप एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट वाई इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपने क्या बोल दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, clear? What is y? Y is the speed of stream, and what is x? Let x is स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो हमें फाइंड करना है, बेसिकली हमें यही दोनों फाइंड करने हैं। आपको बोला डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है जब आपका जो पानी है वो रुका हुआ है, मींस y इज बेसिकली जीरो, मींस वो बहुत ज्यादा रेस्ट पर है, तो खाली आपके पास वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वाटर फ्लोइंग होगा तो वो या तो आपको सपोर्ट करेगा बोट को रन कराने में, या फिर वो आपको रेजिस्ट करेगा। बट इन द केस ऑफ स्टिल वाटर एट दैट टाइम ना वो आपको रेजिस्ट कर रहा है ना वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप जितना उसको चलाओगे बोट को वो उतना चलती जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको दो वेरिएबल्स को याद रखना है कि क्या क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो y is what? Y is the speed of stream and x is what? Speed of boat in still water। ये दो वेरिएबल्स आपको अगर क्लियर हो गए तो हमें अभी दो टर्म्स और समझनी है। देखो होपफुली आपको ये दोनों वेरिएबल्स क्लियर होंगे कि व्हाट इज y एंड व्हाट इज x। अभी आप पहले इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी अगर आप ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। तो चलिए, अब आपके पास ये दोनों स्पीड आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप बोट को रन कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाते हो एट दैट टाइम उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम तो यू विल से दिस कंडीशन एज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर आप बोट क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, what is downstream? Downstream is basically you are moving in the direction of stream। ठीक है, तो अगर आप डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करोगे, जब आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपको हेल्प कर रहा होगा, मींस आपको उतने एफर्ट्स कम लगाने होंगे, तो आप ज्यादा स्पीड से जा सकते हो, बिकॉज वो वाटर भी या स्ट्रीम भी आपको हेल्प कर रही है। तो अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिखनी होगी, अगर आप क्या लिखते हो, डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखते हो लाइक दिस, इफ यू आर राइटिंग डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, ये दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, आपकी स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में और आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी इट विल बी x प्लस वाई। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर हियर।
आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो अब चलते हैं अप स्ट्रीम पर। डाउन स्ट्रीम अगर आपको समझ आ गया है, ठीक है, लेट्स इरेज दिस नाउ। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी स्ट्रीम तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, अब आप बोट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो। भाई अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो तो वापस भी आओगे ना, ये थोड़ी ना कि आप उधर ही रुक जाओगे, ठीक है। तो अब आपकी जो स्पीड है, नाउ यू आर रोइंग इन दिस डायरेक्शन, मींस अपोजिट डायरेक्शन टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। दिस इज नोन एज अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम इज बेसिकली व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन, opposite in opposite direction to the stream, ठीक है। अभी आप कहां जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। सो अब आपकी जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इफ यू हैव टू राइट द अप स्ट्रीम स्पीड, इफ यू आर राइटिंग द अप स्ट्रीम स्पीड, तो अब क्या होगा आपका, वो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी x माइनस वाई। अब वो दोनों स्पीड्स का डिफरेंस बेसिकली आपको मिलेगा। आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, नाउ यू हैव टू मूव, यू हैव टू रो इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो आपको रेजिस्ट कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड्स होंगी वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। सो अनदर इंपॉर्टेंट टर्म टू बी कंसिडर हियर, ठीक है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, नाउ द क्वेश्चन विल बी इजी, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी कैसे आनी है और अप स्ट्रीम स्पीड आपकी कैसे आनी है, क्योंकि ये स्पीड्स ही आपको क्वेश्चन में यूज करनी होंगी। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन नाउ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन अगर मेरे को इरेज ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लेस स्पेस, तो चलिए सी, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसको रेज करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। उसको 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में उसको 10 आवर्स लगते हैं, ठीक है। सेम एज 13 आवर्स में वो कितना चलते हैं, इट इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। आपके पास दोनों स्पीड वो दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिए हुए हैं, अप स्ट्रीम डिस्टेंस भी है और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस भी है, और दोनों में जो कंबाइंड आपका टाइम लग रहा है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड वही करना है, मींस एक्स और वाई की वैल्यू ही आपको अल्टीमेटली फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे। आपको ये तो पता ही होगा, व्हाट इज टाइम, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो इतना तो आप जानते ही होंगे, 9th में फिजिक्स में पढ़ करके आते हैं और ये तो बहुत बेसिक है, पहले से ही पढ़ते रहते हो आप। तो टाइम इज या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड भी है और आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड भी है। तो अगर आप केस फर्स्ट की बात करते हो, यहाँ से हम केस फर्स्ट लिखते हैं, तो आप कितना किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो, 30 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो दिस इज द डिस्टेंस। आपको टाइम की फॉर्म में इसको लिखना है। आपके अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, दिस इज x माइनस वाई, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जाने में आपको इतना टाइम लगा, प्लस आपको डाउन स्ट्रीम आने में कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और किस स्पीड से किया होगा, x प्लस वाई से। ये अप स्ट्रीम स्पीड है एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये हमने भी पढ़ लिया है, तो अभी आपको क्लियर होगा। अब हो गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, और ऐसा करने में इतना डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में और इतना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आने में जो आपको टाइम लगा है, दैट इज बेसिकली 10 आवर्स, ठीक है। इज दिस क्लियर। आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, देखिए अब ये बन गई है वही इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे इन लीनियर इक्वेशन। सी, केस सेकंड की अगर आप बात करते हो, तो केस सेकंड में हमारा क्या हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इट इज गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना, अप स्ट्रीम में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, किस स्पीड से गए होंगे, x माइनस वाई की स्पीड से गए होंगे। तो दिस इज द बेसिकली टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना गया है, 55 गया है, और किस स्पीड से गया होगा, x प्लस वाई से, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और कितना टोटल टाइम लग रहा है, दिस इज बेसिकली 13 आवर्स, ठीक है। अब आपकी ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं, और ये क्या है, हमारी
इक्वेशंस बेसिकली है तो लीनियर इक्वेशन ही, बट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द प्रॉपर या नॉर्मल स्ट्रक्चर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। अभी आपने को लास्ट वीडियो देख करके आना होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखिए, अगर आप इसमें देखते हो तो आप कौन से फैक्टर को कंसिडर करोगे, बेसिकली अदर वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो मैं 30 इंटू 1/x माइनस वाई, दिस इज प्लस 44 इंटू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, and here it is written as 40 into 1/x minus y, and this is 55 into 1/x plus y is equals to 13, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सीधे से समझ आ रहा है, आपको क्या 1/x माइनस वाई को लेट करना होगा p और 1/x प्लस वाई को लेट करना होगा आपको q, कर लीजिए। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आई एम रेजिंग दिस नाउ। तो आपको सब तो समझ आ ही गया है, अब तो बस कैलकुलेशंस रह जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वी आर लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q, ठीक है। आपने 1/x माइनस वाई को p ले लिया है और 1/x प्लस वाई को q ले लिया है। तो अब जो आपकी इक्वेशंस हैं ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, नाउ द इक्वेशंस बिकेम लिख लीजिएगा, इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट वर्ब, ठीक है। नाउ द इक्वेशंस बिकेम, दिस विल बी 30p and here it will be 44q is equals to 10 and next one will be 40p plus 55q is equals to 13. Now this equation is third and this equation is 4, ठीक है। बस अब आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको जो भी इनमें से सही लगता है, आप जिसमें भी आपको ज्यादा अच्छे से, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो मेथड यूज करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले वो आपको करनी होंगी। आफ्टर दैट देखिए, आपको पी और क्यू तो नहीं पूछे गए हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बट फॉर फाइंडिंग दी एक्स एंड वाई वैल्यूज फर्स्ट यू नीड टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। चलिए करते हैं इसको फाइंड फटाफट से। अब तो आप लोगों को भी आई गया होगा ये फाइंड करना। अगेन मुझे तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, मुझे तो सबसे ज्यादा वही सही लगता है। पी का कोएफिशिएंट यहाँ पर 30 है, यहाँ पर पी का कोएफिशिएंट 40 है। मैंने आपको बताया हुआ है अगर कंपोजिट नंबर्स होते हैं तो इन दोनों का नंबर्स का जो एलसीएम होता है उसको हम बेसिकली यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, सो दैट ये हमारे कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अगर आप 30 और 40 का देखते हो एलसीएम तो इट विल बी 120। तो आपको इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। तो वही लिखना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख ले रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 5, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से और इक्वेशन 5 को इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय 4 और इसको इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय 3, ठीक है। आप कीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप इसको थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 120p, 4 into 30 is 120p, 4 into 44। देखिए कैलकुलेशंस पार्ट आपका है, दिस इज नॉट माइन पार्ट। सो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो डू चेक इट बिकॉज आई एम डायरेक्टली डूइंग दिस, ठीक है। नाउ आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, लेट दिस इज फिफ्थ। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी इक्वेशंस इतनी ज्यादा बनती जा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज्यादा आप नंबर में लिख लोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजों को स्पेसिफाई करना इजी हो जाएगा। आप थर्ड इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई कीजिए बाय 3 तो यू विल गेट हियर 120p प्लस यू विल गेट हियर 165q एंड हियर यू विल गेट 39, ठीक है। आपके पास इक्वेशन 5 भी है और इक्वेशन 6 भी है। क्लियर? नाउ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, ओके। सो लेट, मैं डायरेक्टली आई एम नॉट राइटिंग द लैंग्वेज
मैं डायरेक्टली इधर ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपको वो लैंग्वेज लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। यू विल राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 from 6 या 6 from 5, तो आई एम डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग हियर दिस एंड दिस। आपने क्या किया, आप देखो सारे प्लस के साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर 11 क्यू, और आपको इधर कितना मिलेगा, यू विल गेट हियर 1, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, क्यू वैल्यू इज 1/11, ओके। अभी आपकी क्यू की वैल्यू आई है। देखिए तो क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं बट स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप 10th क्लास स्टूडेंट्स हो तो एग्जामिनर आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना चाहिए। क्वेश्चन लेंथी होंगे बट इजी होंगे, कुछ ऐसा नहीं है जो फंस जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस है, आपको बस उसको करते जाना है और मजा भी आता है लंबे क्वेश्चन करने में, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ की क्यू इन एन इक्वेशन 3rd और 4th, जिसमें आपको ज्यादा सही लगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 3rd, आपको क्या मिलेगा, देखिए पूरा लैंग्वेज के साथ में जाना पड़ता है। तो दिस विल है 30p प्लस 44 इंटू 1/11 आपने पुट करना है इज इक्वल्स टू 10। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो 4 मिल जाएगा, तो 30p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो जाना है, तो 30p विल बी व्हाट इज इक्वल्स टू 6 एंड p विल बी 1/5, ठीक है। नाउ आपके पास p की वैल्यू भी है, आपके पास q की वैल्यू भी है, बट दिस इज नॉट आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x एंड y। चलिए x एंड y भी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमने रेज किया। अब हम यहाँ पर देखिए आपका अब वापस से दो इक्वेशंस बनने वाली हैं, तो आपको एक्स वाई को उधर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका 1/x माइनस वाई पी के इक्वल है, तो p की वैल्यू कितनी आई है अभी, p's वैल्यूज इज 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यू विल गेट x माइनस वाई इज 5, ठीक है। आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब नंबरिंग का ध्यान रखना, 6 इक्वेशन आपके इधर हो चुके हैं पहले से, तो यू हैव टू नंबर दिस इक्वेशन एज 7। आई अंडरस्टैंड की नंबर बढ़ता जा रहा है इक्वेशंस का, बट दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग। आपको हर एक स्टेप पे वो चीजें खत्म हो जा रही है। अब जो 5 और 6 का रोल है वो इधर में खत्म हो गया, अब वो इधर नहीं आने वाला है, समझ गए। तो डोंट कंफ्यूज बाय द नंबर, सी लाइक दिस आपको इधर पुट करना है, क्योंकि वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू, तो यू विल गेट x प्लस वाई एज 11, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 8, आपको अनदर इक्वेशन मिल गई 8। नाउ ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप कोएफिशिएंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों के आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आपको एक वेरिएबल मिल ही जाना है। तो लेट ऐड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। अगर आप सेकंड 7th और 8th इक्वेशन को ऐड करते हो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, या लिख ही लेते हैं, चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड कर रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर एडिंग नाउ, तो वहां से आपका y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x विल बी 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 इज 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, ठीक है। मीन्स x वैल्यू इज 8, ओके। सेम एज अब आप इसको किसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 8 में आप फाइंड करोगे तो इट विल बी 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y विल बी व्हाट 3, y विल बी व्हाट 3। बट आपको देखिए आपने पूरा ऐसे इतना लंबा प्रोसेस करके x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है, बट अगर आप इसको इधर ही छोड़ देते हो आंसर को तो स्टिल आपका हाफ और 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है, बिकॉज आपने बता तो दिया है कि x इज द, स्टार्टिंग में आपने मेंशन कर दिया है कि x इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ स्टील। बट आपको लास्ट में जाके भी ये चीज लिखनी होगी, क्योंकि आपसे स्पीड्स पूछी हुई है तो आप विद यूनिट लिखोगे। अगर आपने सिर्फ यहाँ नंबर x y फाइंड कर दिए तो आपके डेफिनेटली हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आप अकाउंट, मतलब ये नहीं है कि हमारे मार्क्स क्यों कट गए हैं, आप वो सब नहीं बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आपको आंसर लिखना होगा, आपको लिखना होगा ये तो चीजें आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा जगह बनानी होगी, तो आई एम अगेन इरेजिंग दिस। बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोर्ड पे आता नहीं है, मेरी गलती नहीं है इसमें। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो बोर्ड पे कैसे ही आएगा, या तो पूरा वॉली बोर्ड हो। सी आप क्या लिखोगे ऐसे ही, फाइनली जो आपको आंसर लिखना होगा वो लिखना आपको स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर
ये देखिए कुछ मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे कंसिडर नहीं करते हैं और उनके ऐसे हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन दी वेटेज ऑफ क्वेश्चन। तो आपको फाइनली आंसर लिखना होगा स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, व्हाट इज दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और जो टाइम हमारा था वो आवर में था, तो स्पीड योर स्पीड विल बी इन किलोमीटर पर आवर। अगर वो मीटर और सेकंड में होता तो स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकंड। सेम है स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी कितनी आई है आपकी, इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हर एक स्टेप आपको बता दिया कैसे आपको क्या फॉलो करना है, क्या आपका सीक्वेंस होगा स्टेप्स का और आपको फाइनली आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी डाउट आता है तो एक बार वीडियो को वापस से देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 3 ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट के खत्म ही हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर कुछ रह जाता है मतलब और क्वेश्चंस एडवांस होंगे, देखिए वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे या बाद में करेंगे। अभी के लिए जो इतना आपको इस चैप्टर में जानना जरूरी था वो इस वीडियो में खत्म हो गया है। और आपको 3rd चैप्टर से कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट को, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं, आई एम नॉट फॉलोइंग द एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। ठीक है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं बट कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम लोग वो सब कर रहे हैं। इसलिए तो फर्दर आगे एनसीईआरटी भी मैं पूरा लेकर के चलूंगा, बट अभी के लिए क्या है कि आपको ना कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास में, आपको टाइप पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको टाइप्स बताओगे तो बेसिकली आपके माइंड में कहीं ना कहीं आइडियाज होंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो with this chapter 3 is ended, खत्म हो गया चैप्टर 3। now we will start the new chapter in next video। चलिए अगेन मैं सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ बट स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको वीडियो के जो अपडेट्स होंगे नोटिफिकेशन होंगे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।